Okay, so we are doing the test paper 1 solutions, and here's the question number 1. Let's read it. Question number 1 ये बोल रहा है कि if an object made of substance A is rubbed with an object made of substance B, मतलब एक substance A है और एक हमारे पास substance B है, ठीक है. An object made of substance A is rubbed with object of substance B, then A becomes positively charged. तो इस प्रोसेस के बाद जो A है वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज और जो B है वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड. इफ़ हाउएवर, अब यहाँ से आगे क्वेश्चन रीड करते हैं. इफ़ हाउएवर एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस A इज़ रब्ड अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस C, देन A बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, तो अगर A को किसी C सब्सटेंस के साथ अगर रब करते हैं तो मान लीजिए ये केस नंबर 1 था. केस नंबर 2, अगर ये A है और इसको C के साथ रब करते हैं, A बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. तो ये मैंने प्लस किया, रब किया दोनों को. लेटर ऑन A बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड. अगर A नेगेटिवली चार्ज होगा तो C कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है. What will happen if an object made of substance B is rubbed against C? B और C को अगर रब करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि जो A है ना वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स अपने B को ट्रांसफ़र कर दिए, और B जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को. अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, B की कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है. तो जैसा कि हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वजह से ये कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज. A इलेक्ट्रॉन देने वाला है, B इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, सीधी सी बात है. लेकिन जब हम सेकेंड केस में देख रहे हैं तो हमारे पास दो सब्सटेंस हैं A और C, और A और C में A ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है और C देने वाला है. तो रिसीव करने के बाद ये कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज्ड, और C कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज. तो जो B है वो क्या करता है, उसकी अगर मैं प्रॉपर्टी हल्की सी मेंशन करूँ तो ये गिव इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब क्या करना है? एक है जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और एक है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है. अब इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, B और C को, तो आप समझ ही गए होंगे. C gives electrons. Okay, and then after that our B attracts electrons. Now you understand, if we put it together, B, okay, with C, तो अब क्या होगा? B इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा और खुद कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, और C इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज. तो C बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, B बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर C. दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. दो केसेस बनाने थे एंड दैट्स इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर डॉलर. सिल्वर डॉलर, डॉलर नहीं बना रहे. टू गिव अ चार्ज ऑफ 2.4 कूलम. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे इतने चार्ज के लिए? तो हम यूज़ करेंगे Q इज इक्वल्स टू NE. Q कितना है? 2.4 कूलम्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज देता है वो कितना देता है? 1.6 इंटू में 10⁻⁻19. अब क्या करेंगे? सीधा डिवाइड. सो N इक्वल्स 2.4 बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 10⁻⁻19 नीचे आ गया, ये ऊपर जाएगा तो N का फॉर्मूला बन जाएगा 24/16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻, पॉजिटिव का 19. तो ये ऑप्शन गलत है, ये गलत है क्योंकि इसमें माइनस है. आंसर पॉजिटिव वाले होंगे. अब हमारे पास बचा है 24/16. कर लो सॉल्व. 6, 4, 3/2 1.5, 3/2 यानी 1.5 टाइम्स 10⁻⁹. तो ये आपका आंसर हो गया. डन. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ओके, 1.5 10⁻⁹. द सैड पार्ट इज के लोगों ने इसको भी गलत किया हुआ है. नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनिशियली सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d इन एयर आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट. हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है.
हमारे दिमाग में एक तस्वीर होती है कि अच्छा प्रोटॉन भी ऐसा बना देते हैं। जी नहीं, प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनिशियली सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी इन एयर, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। द टू पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। अब ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये दोनों फ्री टू मूव हैं। तो ये कहाँ पे मीट करेंगे? अगर इन दोनों का मास सेम होता, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये एग्जैक्टली कहाँ पर मीट करते? मिड पॉइंट पर, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। बट अभी क्या है, प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है। लाइक प्रोटॉन का जो मास है mp इज इक्वल्स टू 1.67 टाइम्स 10 टू द पावर -27 kg, और यहीं पर अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो आपको मिलेगा 9.1 टाइम्स 10 टू द पावर -31 kgs। एज यू कैन सी बहुत लार्ज यहाँ पर डिफरेंस है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज़ मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब है क्या कि एक का मास बहुत ज़्यादा है और एक का मास बहुत कम है, तो वो पूछ रहा है कहाँ जाके कोलाइड करेगी। तो हमारे पास अगर हमने कोलिजन चैप्टर पढ़ा है तो हमें पता है कि दो बॉडी जब भी कोलाइड करती हैं तो वो कोलाइड करती हैं कहाँ पर? सेंटर ऑफ मास पे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे अगर आपको नहीं पता। कोलिजन टेक्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम। तो कोलिजन सेंटर ऑफ मास पे अगर हो रहा है, तो अगर प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो सेंटर ऑफ मास भी किसके टुवर्ड्स होगा? प्रोटॉन की तरफ। लेट्स से दिस इज़ प्रोटॉन, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमारा थोड़ा सा किस तरफ होगा? प्रोटॉन की तरफ होगा, मोस्टली प्रोटॉन की तरफ होगा, यहाँ पे वेरी वेरी क्लोज, इवन लाइक मोर अप्रोप्रिएटली आई विल से इवन हियर। सो जो पॉइंट ऑफ कोलिजन है वो भी कहाँ हो जाएगा? क्लोजर टू द इनिशियल पोजिशन ऑफ प्रोटॉन, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ प्रोटॉन के पास हो जाएगा। ये थोड़ा सा 11th का आपका कॉन्सेप्ट है कोलिजन का। अगर आपको लगता है कि ये बात आपको सुनकर लगा कि ये क्या है, इसका मैंने कभी नाम नहीं सुना, आपके टॉपिक्स अभी बहुत वीक हैं 11th के, आपको फिर कोलिजन रिवाइज करने की नीड है। आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। देखिए, पॉइंट टेस्ट का ये नहीं है ये देखना कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। मैं मार्क्स की कोई माला नहीं बुलाने वाला हूँ। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज़ कि आपको पता चले कि आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं और आप उन पे वर्क कर सकें। दैट्स द ओनली पॉइंट ऑफ गिविंग एन एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg और उसमें है 4 इंटू में 10 की पावर 20 एटम्स। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम द चार्ज गेन बाय द सॉलिड इन 1 ग्राम इज। इसका 1 ग्राम कितने चार्ज को गेन करेगा? तो 1 ग्राम में एटम्स निकालो। अच्छा, 1 kg में इतने हैं तो उसको ग्राम में लिखूं तो 1000 ग्राम में कितने एटम्स हो जाएंगे? 4 इंटू में 10 की पावर 20 ना, kg को बस ग्राम में कन्वर्ट किया। अब 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? दोनों तरफ 1000 से डिवाइड कर दो, तो 4 इंटू में 10 की पावर 20 बाय 1000। इतने एटम्स होंगे 1 ग्राम में। तो मैं कहूँगा कि 1 ग्राम में नंबर ऑफ़ एटम्स है 4 इंटू में 10 टू द पावर 17 एटम्स। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हर एक एटम से, तो जैसे मान लो ये एक एटम है जिसके पास पॉजिटिव है नेगेटिव, आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, ठीक है ना। आपने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? रिमूव करके कहीं फेंक दिया, तो उस पर उतना ही क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा जितने नंबर ऑफ़ क्या है? एटम्स। इस बात को थोड़ा सा दोबारा समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 2 एटम्स हैं, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सब पे इतना चार्ज आ जाएगा। तो बस और कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे नंबर ऑफ़ एटम्स के बराबर, क्योंकि हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, राइट। हर एक एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एटम्स, और नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं? 4 इंटू में 10 टू द पावर 17। तो ये आपका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब मुझे टोटल चार्ज निकालना है। Q इज इक्वल्स टू एनी, एन हैगा 4 इंटू में 10 टू द पावर 17, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19, ये हो जाएगा 6.4 और ये हो जाएगा 10 की पावर -2। 6.4 10 की पावर -2 ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए? 4 हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 5। कैन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी? द आंसर इज येस। हाउ? आपने वही कॉम्ब लेना है और उसके पास लेके आने हैं बिट्स ऑफ पेपर। मैं इनको बोलूँगा बिट्स ऑफ पेपर। और ना बहुत ध्यान से सुनना क्या होगा
ये जो बिट्स ऑफ पेपर है उसको थोड़ा लार्ज बना देता हूँ, ठीक है। ये है बिट्स ऑफ पेपर, इसको किया है जूम। अगर आप इसको जूम करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये हमारा जो बिट ऑफ पेपर है, इसको जब आप उस कंघे के पास लेके आते हो, कॉम के पास, तो ये तो चार्ज्ड है, ठीक है। लेट्स से दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इस कॉम के जितने भी नेगेटिव हैं वो यहाँ भागेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये जो बिट ऑफ पेपर है ना, ये बहुत हल्का है, वेरी लाइट। तो होता क्या है कि ये जो इसका पॉजिटिव है, ये इसके नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों ही फोर्स कौन सी होती है, कूलम फोर्स। और क्योंकि ये जो बिट ऑफ पेपर है बहुत स्मॉल है, लाइक बिल्कुल ही ख़त्म साइज़ का है, बिल्कुल ही बहुत ही छोटा सा है, तो उस वजह से होता क्या है कि इसकी जो लगने वाली अट्रैक्शन है यहाँ पर, ये अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो वेट से भी ज़्यादा हो जाती है, मतलब कूलम फोर्स इज़ मोर देन mg। तो अगर मैं बिट ऑफ पेपर की बात करूँ तो नीचे क्या लगता है, mg, लेकिन ऊपर कॉम ने लगा दी कूलम फोर्स, और ये कूलम फोर्स ज़्यादा हो जाती है mg से, और ये इसको अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। सो कैन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी, येस। और यहाँ पे फिनोमेना कौन सा लगा है, अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो आप समझ गए होगे अब तक। द फिनोमेना दैट्स टेकिंग प्लेस हियर इज इंडक्शन, इंडक्शन का फिनोमेना यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ऑफ एग्जैक्टली सेम मासेस आर टेकन, वन इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, अदर इज इक्वल नेगेटिव चार्ज। भाई दो आपके पास मासेस हैं, मेटल स्फीयर्स हैं सॉरी, ऑफ एग्जैक्टली सेम मासेस, इसका मास भी सेम है, इसका मास भी सेम है। वन इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से प्लस क्यू, अदर इज गिवन एन इक्वल नेगेटिव चार्ज यानी माइनस क्यू। देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग आर स्लाइटली डिफरेंट। अच्छा, इन चार्ज करने के बाद इनके मासेस अलग हैं। ओके, तो एक चीज़ समझना, कोई भी चीज़ को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए उसमें से क्या निकाले होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। और कोई भी चीज़ को नेगेटिवली चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन। सिंपल सी बात, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स खोए हैं तभी आप पॉजिटिवली चार्ज हो, और आपने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो आप नेगेटिवली चार्ज हो। इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत कम ही सही पर मास तो होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैव मास कितना, 9.1 × 10⁻³ kg। अब यही बहुत ही छोटा सा मास बहुत सारा अमाउंट में अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो मास का फ़र्क आएगा। अब बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा ना, ये देखो स्लाइटली डिफरेंट, बहुत थोड़ा सा फ़र्क। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी स्फीयर लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैव मास द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लॉस्ट मास, करेक्ट। द नेगेटिवली चार्ज स्फीयर गेंड इलेक्ट्रॉन्स एंड सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैव मास द स्फीयर गेंड मास, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। So this is also just a theoretical question. The number of electrons present in 1 coulomb of charge, ये क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास क्वेश्चन है। 6.25 इंटू में 10 की पावर, वो मैंने कराया था। अब आप कहोगे सर इसमें तो 6.25 है नहीं, अरे भाई 6.25 को इन्होंने राउंड ऑफ करके 6 लिख दिया है, और उसके बाद पावर तो देखो सेम ही है, वही 10 की पावर 18। तो आप सीधा करेंगे ऑप्शन नंबर ए को मार्क, एंड दैट्स इट। थोड़ा सा कॉमन सेंस जो है ना लगा के आपको चलना पड़ेगा कि 6.25 की जगह सवाल आपको 6 लिख के भी दे सकता है। नेक्स्ट इज अ कप कंटेन्स, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन पता नहीं इतना भारी क्यों पड़ गया आप लोगों को। मूल कॉन्सेप्ट, इसकी कैलकुलेशन अभी के भी डिटेल में सारी करेंगे, देखते हैं इतना क्या मुश्किल हो गया इसमें। भाई एक कप में 250 ग्राम पानी है, ठीक है, ये आपका कप बना लेते हैं। इसमें 250 ग्राम पानी है, टोटल पॉजिटिव चार्ज बताना है। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले H2O को ब्रेक डाउन करो। H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है। हर एक हाइड्रोजन के अंदर, 1 हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो हमारा ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन के अंदर
8 प्रोटॉन है प्लस 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से बहुत ऑब्वियसली सबको पता है कि इनके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। जब भी मास दिखे, गिवन मास बाय मोलर मास के दिमाग से आपसे ये चलना चाहिए कि हाँ यहाँ पे क्या निकालना है, मोल्स। तो गिवन मास है 250 ग्राम्स और मोलर मास ऑफ वाटर, तो हाइड्रोजन का रहता है आपका 1, ऑक्सीजन का 16, और हाइड्रोजन क्योंकि 2 है तो H2 का क्या बन जाएगा, 2 इंटू में 1 प्लस 16 विच इज़ 18। तो यहाँ पे आ गया आपका 18। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, H2O के, वुड बी, नंबर ऑफ मोल्स आ गए भाई आपके 250/18, इसको मल्टीप्लाई कर लो एवोगैड्रो नंबर से, हो गया डन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो बनेगा 250/18 इंटू में Na। अब सवाल ये नहीं पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पूछ रहा है टोटल पॉजिटिव चार्ज बताओ कितना है। एक मॉलिक्यूल में कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो कितने प्रोटॉन्स हैं। मैं कहूँगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैज़ कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हाइड्रोजन से और आपके 8 ऑक्सीजन से, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 प्रोटॉन्स। तो टोटल चार्ज का हिसाब क्या होगा, देखना ज़रा ध्यान से। टोटल चार्ज, और थोड़ा बड़ा सा इसको लिखते हैं, टोटल चार्ज कितना बनेगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज। भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये, तो 250/18 इंटू में, इसको और आराम से लिखता हूँ, टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ईच मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ ईच प्रोटॉन। समझ आया, कितने मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है, 10। हर प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19। सो अब सब प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 250/18 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू में 10⁻23 एंड ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 10, और एक का चार्ज 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार। यहाँ पे थे हम 250/18 मल्टीप्लाइड बाय 6.022, 250/18। कैलकुलेटर से मैं इसको एकदम एग्जैक्ट सॉल्व कर देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 13.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 को रफली 6 मान लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 है और 10 है, तो इसको 10⁻24 कर लो और बचेगा 1.6, 10⁻24 माइनस 19। So 13.8 multiplied by 6 multiplied by 1.6 turns out to be 132.48 इंटू में 10 to the power 24 में से 9 हटाओगे तो आपके पास बचेगा 5। अब चेक करते हैं, तो ये 132.48 है और हमारे जो ऑप्शन है जो इसके साथ से सिमिलर लग रहे हैं वो है ए और बी, ये तो गलत है 2.43 वाले। अब हमें देखना है हमारी पावर किसके पास है, 10⁻19 के पास है, 7 के पास है। तो देखो अगर मैं ऊपर नीचे 10⁻2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा 1.32 और 10⁻7, 1.32 10⁻7, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, 1.32 1.34 रफली अप्रॉक्सीमेट सही है। वो मैंने 6.022 को 6 मान लिया था। तो आप बोलोगे सर इतनी सारी कैलकुलेशन कैसे करें, भाई मत कर इतनी कैलकुलेशन। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन है तो तुम मुँह रखो। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये सब कुछ भी कैलकुलेट नहीं करता हूँ, हटा दे, सब हटा दे, ठीक है, मत करे कैलकुलेट। MCQ का सवाल था ना, तू बस पावर चेक कर ले, 23 में से 19 घटा, फिर देख
कि इनमें से कौन सी पावर क्लोजेस्ट जा रही है। तो ये हेल्प कर सकता है, कई बार पावर चेक करना हेल्प कर सकता है। और फिर यहाँ पे भी देख सकते हो आप क्लोजेस्ट आंसर नियर बाय कितना आ रहा है। एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन थोड़ी करनी है हमको, नियरेस्ट कैलकुलेशन से भी आंसर टिक हो जाते हैं, पॉइंट ये है। नेक्स्ट इज अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद फुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। भाई इस पर सीधा नेगेटिव चार्ज आ गया ना, ये वर्क नहीं कर रहा। नेगेटिव चार्ज आ गया है 6 इंटू में 10 टू द पावर -7 कूलम्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड Q इज इक्वल्स टू एनी लगाओ। Q है 6 इंटू में 10 की पावर -7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो n का आएगा 6/1.6। अब 6 के साथ 10 की पावर -7 है और नीचे आ चुकी है 10 की पावर -19। तो 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा 10 की पावर +19 और आपका 6 डिवाइडेड बाय 1.6 हो जाएगा 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 19 - 7। 19 - 7 करोगे तो आपका हो जाएगा 12, यानी 3.75 इंटू में 10 की पावर 12। 3.75 इंटू में 10 की पावर 12। दिस इज़ द नंबर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज व्हेन इट हैज़ अ चार्ज इम्बैलेंस। कोई ऑब्जेक्ट को चार्ज कब बोलते हैं? जब उस पर चार्ज इम्बैलेंस होता है। क्या मतलब है इस बात का? मान लो कोई बॉडी है जिसके पास 6 पॉजिटिव चार्ज और 6 ही नेगेटिव चार्ज है। अब इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन कर दिया गायब, यहाँ आ गया, तो अब ये हो गया इम्बैलेंस, यहाँ पे एक कमी आ गई, तो कौन ज़्यादा हो गया? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो बॉडी कैसे हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट करना होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज चार्ज व्हेन इट हैज़ अ चार्ज इम्बैलेंस, इट मीन्स ऑब्जेक्ट कंटेन्स नो प्रोटॉन्स, नहीं ऐसा नहीं है। कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा भी नहीं है। ऑब्जेक्ट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अगर दोनों सेम होंगे तो चार्ज इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होगा? एंड ऑब्जेक्ट कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आई थिंक ये सभी का हो गया होगा, ये तो शायद से ही किसी का कटा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 डन। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। अ कंडक्टिंग स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज। ये आपका स्फीयर है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था वो ये था कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है? कंडक्टर से बना है, यानी मेटल से बना है। ये चीज़ दिमाग में चलनी चाहिए। नेगेटिवली चार्ज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। भाई आपने इस पर अगर नेगेटिवली इसको चार्ज किया है, मान लो ये आपने इस पर नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया, द चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंटायर वॉल्यूम। क्या इसके वॉल्यूम में चार्ज इंटायरली डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं। देखो क्या चार्ज क्या करेगा, सीधी बात कर लेता हूँ, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो दूर भागेगा। कितना दूर भाग सकता है? अगर सेंटर पे सारा चार्ज रहेगा तो ये दूर भाग रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, हमें चाहिए दूर, तो सेंटर पे नहीं हो सकता, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो सकता, ये दूर से दूर जाएगा। तो चार्ज दूर से दूर कहाँ जाता है? सरफेस पे। ये देख, मैं तो इससे इतना दूर आ गया, ये इससे इतना दूर आ गया, इससे इतना दूर आ गया, सबसे दूर कहाँ जा सकते हो? सरफेस पे। तो चार्ज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या चार्ज बॉटम पर आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से? नहीं, इतना मास नहीं होता कि ग्रेविटी ओवर पावर कर जाए। सो ऑप्शन नंबर डी हैज़ टू बी द करेक्ट वन. Now question number 12. The charge of an electron was calculated by Millikan oil drop experiment. ये मैंने जानबूझ के एक सवाल थोड़ा सा ट्रिकी डाला था ताकि आप थोड़ी सी अपनी किताबों पे नज़र मारना शुरू करें. जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था भाई, चार्ज थोड़ी इसको कैलकुलेट किया था, चार्ज निकल के आया था जब बाद में निकल के आया था E/m रेशियो, E/m रेशियो. ठीक है, तो डिस्कवरी और उसका चार्ज कैलकुलेट करना दोनों में फ़र्क होता है. ये छोटी छोटी डिटेल्स ध्यान रखनी पड़ेंगी. एक ऐसा मेथड ऑफ चार्जिंग विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट. ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट किस में नहीं आता? इंडक्शन में, बट इंडक्शन दो जगह लिखा है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अभी तक मैग्नेटिक का कुछ आया है नहीं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, positive charges and negative charges. The property which differentiates the two charges is polarity. Strength दोनों की सेम होती है, प्लस ई माइनस ई. अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं, फील्ड ऑफ चार्ज नहीं. ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं. What will happen when we rub a glass rod with silk cloth? क्लास का क्वेश्चन है. ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज, सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज. सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रॉड. अच्छा, कैसे होता है ये सिल्क क्लॉथ है, ये आपका ग्लास रॉड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस पर चले जाएंगे, तो इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए नेगेटिवली चार्ज, और इस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई.
तो ग्लास रॉड गेट पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ गेट्स नेगेटिव चार्ज, सही बात है। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रॉड आर ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ, ये भी बात सही है। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट। दिस इज द सॉल्यूशन टू योर पेपर। आप मेरे सॉल्यूशन से पहले एक बार खुद ट्राई कर लीजिए तो बेस्ट रहेगा। देखिए आपका जो पेपर के टुवर्ड्स अप्रोच है वो ये रहना चाहिए कि भाई पेपर मुझे प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर आपको नहीं दिए जाएंगे, और वो भी उतना जितना आपने पढ़ा हुआ है। 3 लेक्चर हुए हैं, अच्छे से थोड़ा रिवाइज़ करो, है ना। कोई बात नहीं, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमारे पास बहुत सारे पेपर हैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी छवि सुधारने के लिए। तो 3 लेक्चर है, रिवाइज़ करा, अब आ गया टेस्ट। अगर टेस्ट बढ़िया गया है गुड, कर लो फिर ऐश। लेकिन अगर बैठ गया है, जो कि अभी चला गया, तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स रिवाइज़ करने हैं फिर से, कहीं कुछ कमी छूटी है, और आपको पेपर रीअटेम्प्ट करना है। आपको इस बात के बिना चैन नहीं आना चाहिए कि पेपर में कुछ सवाल थे जो मुझसे नहीं बने, और वो बने कैसे नहीं। एक अच्छा बच्चा जो होगा ना, वो ये किए बिना सोएगा नहीं कि यार पेपर में सवाल मुझसे कैसे नहीं होना। पेपर को रीअटेम्प्ट करना है, उसके बाद कुछ ना हो तो फिर वो डाउट्स में आ जाएगा, डाउट्स में आपको क्लियर करा दूँगा, जैसे कि ये सारे मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। तो अगर आपका पेपर अच्छा नहीं जाता है तो अभी आप बहुत कमज़ोर हो, आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो आप नोट्स को रिवाइज़ करेंगे, पेपर को रीअटेम्प्ट करेंगे और डाउट्स लेंगे। अभी से अगर इस चीज़ की हैबिट बनाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से बना ली तो आदत में आ जाएगी, आपके लिए करना ईजी हो जाएगा, वरना आगे चल के दिक्कत आएगी। ओके, थैंक यू।